कि जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। टॉपर वही बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, कि टॉपर वही बनते हैं बोर्ड एग्जाम में जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। कुछ बच्चों को मैंने देखा है भैया, वो सोचते हैं सर जी हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अब समय बहुत कम है, हमारी तैयारी कैसे होगी, क्या हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज नहीं ला पाएंगे। तो आप वक्त और हालात पर रोइए मत, आप अभी से उठ जाइए, जब भी जाग जाओ तभी सवेरा। अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैं गारंटी लेता हूं आप टॉपर बनकर निकलोगे। और आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार क्लास 12 में है और जिनको 18 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है। अगर 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हो तो बस ये एक वीडियो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। आज मैं हिंदी में आपका पूरे के पूरे 50 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं। आप सभी को पता है हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, खंड का और खंड खा। आज हम पूरे खंड का को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि 50 नंबर कंप्लीट, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और एक चीज और ध्यान रखो, जो हमारा खंड का होता है ना, इसमें हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक होते हैं, जैसे साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य, ये सब 100% फिक्स टॉपिक हैं। आज हम सबको पढ़ेंगे। एक लाइन आपके लिए और, कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। अभी से जाग गए ना तो समझ लो बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे। वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हमारी हिंदी की मैराथन क्लास स्टार्ट होती है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। देखो आज हम टोटल 7 टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को 10 नंबर का आता है, फिर गद्यांश को सॉल्व करना सीखेंगे 10 नंबर, फिर पद्यांश को सॉल्व करना सीखेंगे 10 नंबर, लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, फिर कहानी 5 नंबर, फिर खंड काव्य। टोटल 50 नंबर का खात्मा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। पूरी हिंदी आज खत्म, बिल्कुल हलवा, लेकिन ध्यान से वीडियो को आपको देखना है। सिर्फ इतना ही करो भाई, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, प्यार बांटते रहो, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है, इसमें से कौन सी पत्रिका है जिसको पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने संपादित की? आनंद कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण या दिनमान? अरे भैया ब्राह्मण पत्रिका है, इसका ट्रिक भी मैंने बताया था। देखो इसके लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र का मतलब ब्राह्मण, ठीक है। तो ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। ये ट्रिक छोटा सा है लेकिन बहुत कारगर है, इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो, पूरे हिंदी को आज हमें पढ़ना है भाई, 50 नंबर कंप्लीट करके रहना है खंड का। देखो उसने कहा था, इस कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था, इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी? सेकंड ऑप्शन सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, इस कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलो आगे बढ़ते हैं, बस बढ़ते चलो, वीडियो को देखते चलो, मैं आपसे बीच में क्वेश्चंस भी करूंगा। अब समय नहीं, अपने अंदर एनर्जी लाओ। हम टीचर हैं भाई, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप एक स्टूडेंट होकर पढ़ सकते हो। क्या आप नहीं चाहते हो आपके घर भी माइक लेकर मीडिया वाले आए, मम्मी पापा से पूछें आपके बेटे ने कैसे पढ़ा जो टॉपर बन गया? इमेजिन करो वो पल और पढ़ना शुरू करो। हिंदी एकांकी का जनक किसको माना जाता है भैया बताओ? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या उपेंद्रनाथ आस्क? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। तीसरे का तीसरा सही है। चलो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं यहां पर आप से करता हूं, आप ही के सिलेबस से है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? फटाफट बताओ। बहादुर और पंचलाइट दोनों कहानी के लेखक बताओ। अभी हम कहानी पढ़ेंगे भी, ठीक है। इन दोनों के लेखक कौन है? देखते हैं कितने स्टूडेंट सही आंसर देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता कौन है? भूले बिसरे चेहरे के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, अमृत राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राजेंद्र यादव? भैया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। भूले बिसरे चेहरे, इसके रचनाकार है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आंख बंद करके टिक कर दो, नंबर मिल गया। चलो आगे,
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है बताओ। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की या गे की? बेटा हरिवंश राय बच्चन की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। फटाफट टिक करो। टॉप 10 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा। बहुविकल्पीय के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करना। क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। इन सबका पीडीएफ चाहिए, प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो फटाफट, या व्हाट्सएप पर चाहिए भाई तो आप लोग इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करो 9918332305। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट करना। पीडीएफ, पेपर, वीडियो सब व्हाट्सएप पर मिलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हरियोत जी की कृत नहीं है, इसमें से कौन सी रचना हरियोत जी की नहीं है? चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास या चित्राधार? तो इसका राइट आंसर होगा चित्राधार। देखो बाकी तीनों जो रचनाएं हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी की हैं, लेकिन चित्राधार जो है नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? इसमें से कौन से कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है उनके जीवन काल में? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? बेटा जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नहीं नवाजा गया है, जबकि बहुत फेमस इन्होंने रचनाएं दी हैं। चलो 8वां, अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है? अज्ञेय जी ने कितने सप्तकों को संपादित किया? 1 3 2 4। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों चौथा, 4। अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या टोटल 4 है। 9 नंबर पे आ जाओ। 9 नंबर, हरी घास पर क्षण भर, इस कृति, ये इसके लेखक कौन है? हरी घास पर क्षण भर कृत निम्नलिखित में से किसकी है? ये किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अज्ञेय, नागार्जुन? भैया हरी घास पर क्षण भर ये अज्ञेय जी की रचना। थर्ड ऑप्शन, आंख बंद करके टिक करो। चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। यामा रचना है, यामा किसकी रचना है बताओ? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत? अरे यामा जो है महादेवी वर्मा जी की है, बहुत फेमस रचना है बेटा, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। भैया आपसे विनती है कि मैंने आपको हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर कई वीडियोज प्रोवाइड कराए हैं, जाकर देख लो अगर तैयारी हाई लेवल की चाहिए तो। ठीक है, नहीं तो जानते हो हिंदी में फेल तो सब में फेल, कितने भी तेज हो अदर सब्जेक्ट में कोई मायने नहीं रखता। अगला चलते हैं, गद्यांश सॉल्व करते हैं। ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा बेटा, गद्यांश क्या होता है। ये आपको गद्यांश दिया गया है, 5 क्वेश्चन इसके नीचे हैं। इसी गद्यांश से रिलेटेड आपको गद्यांश में से आंसर ढूंढ कर कुछ ऐसे लिखना है। ठीक है, चलो कुछ है नहीं, बिल्कुल हलवा है, मैं समझाता हूं। देखो पहले गद्यांश को खूब ध्यान से आपको पढ़ना है, खूब अच्छे से। देखो रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वो, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं वो अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। पहले इसको पहचानना है भाई ये किस चैप्टर से लिया गया है। बाय द वे हमने सारा आंसर यहां पे लिख रखा है, देखो साइड में। ये अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेकिन आप लोग कहोगे सर जी यहां पे अशोक तो कहीं लिखा नहीं है। देखो कोई कोई गद्यांश ऐसे होता है ना जिसमें आपको पेपर बनाने वाला फंसाना चाहता है कि आप पढ़ें अच्छे से कि नहीं। देखो इसमें कहीं अशोक नहीं लिखा है, लेकिन ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आपको गद्यांश थोड़ा बहुत पहचानना आना चाहिए ताकि 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही रहता है। देखो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। यहां से लेकर यहां तक अपनी भाषा में व्याख्या कर दो, जो आपको सही लग रहा हो उसमें व्याख्या कर दो। जरूरी नहीं है भैया एकदम बुके वाला छाप दे, अपनी तरफ से भी 2-4-6 लाइन बढ़ाकर लिख दोगे, नंबर मिलेगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखो, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो बहुत ईजी है ये। देखो पहला, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। 2 नंबर बिल्कुल फ्री का ये है। अगर आंसर नहीं आ रहा है ना, देखो महामानव समुद्र, रविंद्रनाथ, ये सब कीवर्ड है क्वेश्चन का, उस कीवर्ड को पैसेज में ढूंढो, लाइन उठाकर लिख दो। अगला देखो,
भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है? तो भैया सबका सहयोग रहा। देखो लिखा है, ये देखो, विचित्र देश है वो, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। मतलब इन सब का योगदान रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। आगे देखो, भारतवर्ष के आर्य शक हूण कहां आए? तो देखो ये सब समय समय पर भारतवर्ष में आए। देखो लिखा है, कहां है आर्य, और देखो ये हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहां आई भारतवर्ष में। देखो भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है ये जहां ये सब आए। ठीक है, अब देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। जब भी इसका आंसर लिखना ना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना। हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, वीडियो में बना चुका हूं, सर्च करके देख लेना। ठीक है, तो आप रविंद्रनाथ ने डॉट 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 करके मिश्रण है ऐसे लिख देना। देखो ये रविंद्रनाथ ने डॉट 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 करके मिश्रण है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन हम कुछ ऐसे लिखेंगे संदर्भ के रूप में। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट बेटा। ये आपके लेखक का नाम, ये आपके कहां गया, ये पाठ का नाम, और 2 नंबर आपके नाम। बहुत इजी है। चलो अगला देखो, ऐसे लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। इसकी व्याख्या अपनी भाषा में। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, एक प्यारा सा हेडिंग डालना, अंडरलाइन करना बढ़िया से स्केल से। देखो, हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से यह विदित होता है कि यहां आदिकाल से ही अनेक विदेशी जातियां आई। उनमें से आर्य शक हूण आदि अनेक जातियों ने भारत पर आक्रमण करके यहां विजय प्राप्त की और यहां के विशाल भूभागों पर अपने राज्यों साम्राज्यों की स्थापना की। बेटा 2 नंबर यहां पर भी फिक्स है, बिल्कुल फ्री के, उठाकर रख लो, काम खत्म। चलो थोड़ा चेंज करके लिख देना है बस। तीसरा, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो इसका आंसर ये दिया गया। देखो थोड़ा और है, ये देखो अभी रेखांकित अंश की व्याख्या में और है। ठीक है, इसके बाद ये तीसरे का आंसर यहां है, इसको भी पढ़ लेते हैं। दूसरे का आंसर है, देखो थोड़ा बड़ा लिखना। देखो, इनमें से अनेक यहीं के होकर रह गए और वैवाहिक संबंधों के द्वारा यहां की उस हिंदू संस्कृति के अंग बन गए। हिंदुओं ने जिसकी भी सभ्यता या संस्कृति में जो कुछ भी श्रेष्ठ था उसे ग्रहण कर लिया। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं, नीतियों, आदर्शों आदि पर आधारित जिस भारतीय संस्कृति के दर्शन हमें होते हैं, वो यहाँ की सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली आर्य जाति या उसके बाद बाहर से आने वाली विदेशी जातियों के समन्वयात्मक योगदान का परिणाम है। मतलब ये दूसरे क्वेश्चन का ही आंसर थोड़ा बड़ा लिख दिया गया है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड देखो, रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है क्योंकि यहां की प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। ठीक है, 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट हो गया। मतलब रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, इतना भी लिख दोगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देखो 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है यहां, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है? तो देखो अभी मैंने इसका आंसर ढूंढा था, वही आपको उठाकर यहां पर लिखना है। देखो ये भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों का, वरन आर्यों के उपरांत आने वाले शक, हूण तथा नाग, यक्ष एवं गंधर्व, असुर आदि अनेक विदेशी जातियों का सहयोग रहा है। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। 5वां देख लो भैया, लास्ट क्वेश्चन है। ये सब आपके गद्यांश में ही आंसर दिया गया है, कहीं बाहर से नहीं लाना। 5वां देखो नेक्स्ट, आर्य शक हूण कहां आए? तो देखो कहां आए भाई, भारतवर्ष में आए समय समय पर, तो यही उठाकर आपको यहां पे देखो लिख देना। ये आर्य शक एवं हूण आदि विदेशी जातियों के लोग समय समय पर भारतवर्ष में आए। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। मतलब 10 में 10 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये 10 मार्क्स आपका बिल्कुल फिक्स है, कुछ करना नहीं है। पाठ का नाम, लेखक का नाम पहचानो और आंसर देखकर आओ, काम खत्म। इजी होता है, गद्यांश बहुत इजी है। ये देखो पद्यांश की बात करते हैं भाई, ये थोड़ा सा बच्चों को मैंने देखा कि थोड़ा टफ लगता है, मतलब थोड़ा सा गद्यांश के अपेक्षा थोड़ा उनको टफ लगता है कि भाई इसको करने में मेहनत है। तो देखो महत्वपूर्ण पद्यांश,
कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन को जो मधुमेह संदेश। ये हमारे श्रद्धा मनु चैप्टर का एक लाइनें हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा है। मतलब यहां पे जो है ना, श्रद्धा जी का परिचय मनु पूछ रहे हैं और उनके बारे में कह रहे हैं, कौन हो तुम। मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं, कौन हो तुम कौन हो, वसंत के दूत मतलब वसंत के संदेश वाहक के समान, बिरस नीरस पतझड़ के मौसम में अति सुकुमार से दिखने वाले तुम कौन हो। मतलब श्रद्धा मनु से क्वेश्चन करती हैं कि तुम कौन हो, वसंत के संदेश वाहक की तरह और इस नीरस पतझड़ के मौसम में अति सुकुमार से दिखने वाले तुम कौन हो। जैसे पतझड़ के मौसम के जाने के बाद वसंत का मौसम आता है, चारों ओर हरियाली छाने लगती है, वैसे मेरे इस नीरस भरे जीवन में आए तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, घन बादल तिमिर अंधकार में चपला बिजली की रेखा के समान। मतलब इस अंधकार में बादल में एक बिजली की रेखा के समान, और तपन में शीतल मंद बयार, और इस तपती गर्मी में शीतल ठंडे मंद 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 हवा की वायु की तरह तुम कौन हो। मतलब इस घनघोर बादल में एक बिजली की रेखा के समान और इस तपती गर्मी में एक शीतल मंद वायु के समान तुम कौन हो। फिर क्या होता है, अब श्रद्धा जी बोलना शुरू करती हैं। ठीक है, सबकी उत्कंठा को, सबकी उत्सुकता को, जो तीव्र उत्सुकता है उसको मिटाते हुए बोलती हैं। देखो, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, फिर लगा कहने आगंतुक। आगंतुक का मतलब श्रद्धा को कहा गया है, आई हुई महिला। ठीक है, तो आगंतुक व्यक्ति वो श्रद्धा मिटाती हुई उत्कंठा का मतलब उत्सुकता को साविशेष तीव्र। ठीक है, तभी सभी की तीव्र यानी कि मनु की तीव्र उत्सुकता को मिटाती हुई आगंतुक जो श्रद्धा है वो बोलती हैं। जब वो बोलना शुरू करती है तो ऐसा लग रहा है ना, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, दे रहा हो कोकिल कोयल सा आनंद, सुमन पुष्प को जो मधुमेह संदेश। ठीक है, तो उनको देखकर ऐसा आभास हो रहा है ना कि वसंत के आगमन से कोयल जो है पुष्पों को संदेश दे रही हूं कि वसंत का आगमन हो गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, नीचे क्वेश्चंस हैं, देखो। फर्स्ट है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भाई शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, सिंपल सा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, इसकी व्याख्या अपनी भाषा में कर दो। ठीक है, आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया, तो आगंतुक व्यक्ति से श्रद्धा की ओर संकेत किया गया। चौथा देखो, अगला क्वेश्चन है, पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात की गई है, तो पद्यांश में मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, तो पद्यांश में श्रद्धा और मनु के बीच संवाद हो रहा है। अगर हिंदी मीनिंग पता है आपको थोड़ा बहुत, तो आपका ये 10 नंबर फिक्स है, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करना, कौन हो तुम ... करके मधुमेह संदेश, ऐसे लिख देंगे, कौन हो तुम ... मधुमेह संदेश। फर्स्ट है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो संदर्भ हम लोग लिख देंगे। देखो ऐसे, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो, शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। देखो, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। 2 नंबर फिक्स हो गया, ऐसे लिखकर आओ, 2 नंबर ले जाओ। दूसरा क्वेश्चन देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, इसकी व्याख्या कर दो। देखो, ये ऐसे हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। मनु श्रद्धा से उसका परिचय जानने हेतु प्रश्न करते हुए कहती हैं कि मेरे इस अत्यंत निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान और वेदना एवं व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन के समान तुम कौन हो। बस यही उठाकर लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है, तो देखो, आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से श्रद्धा, यहां पे श्रद्धा कर देना। ठीक है, मनु नहीं रहेगा, श्रद्धा की ओर संकेत किया गया, श्रद्धा को आगंतुक व्यक्ति बताया गया है, तो आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से श्रद्धा की ओर संकेत किया गया है। 2 नंबर फिक्स हो गया, बाकी आप समझ लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चौथा, पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है, तो देखो यहां पे पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात
कही गई है। बस हो गया, 2 नंबर फिक्स है। अगला क्वेश्चन देखो, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? तो ये तो बहुत इजी है। देखो पद्यांश में मनु और श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है, 2 नंबर। देखो पद्यांश के लिए आपको मेन चैप्टर का हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, 10 नंबर फिक्स है। तो ऐसे लिख कर आओगे तो 10 में 10 पाओगे। हो गया, चलो हो गया ये भी। अब चलते हैं साहित्यिक परिचय पर। भैया जीवन परिचय देखो ध्यान से। आज हम लेखकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। देखो अभी मैंने जल्दी जितने भी लेखक हैं, 4 लेखक 4 कवियों का साहित्यिक परिचय एक ही वीडियो में बताया है। आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। 8 साहित्यिक परिचय, उसको जो पढ़ लेगा भैया 10 नंबर उसका फिक्स हो जाएगा। 5 नंबर कवि 5 नंबर लेखक का। तो हमने लेखकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिया है, काफी बार मैं इसको बता चुका हूं, आज भी जानते हैं। पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर मेन हेडिंग हमारा रहेगा साहित्यिक परिचय और फिर रचनाएं। देखो जीवन परिचय, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष एवं संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। बस इतना, जन्म, माता पिता, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, बस इतना लिखना। फिर साहित्यिक परिचय मेन हेडिंग रहेगा। इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है देखो। साहित्यिक परिचय सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, 3 नंबर इसका मिलेगा, 2 नंबर रचना का। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मतलब क्या थे, कैसी रचनाएं करते थे, ये सब इसमें रहता है। ठीक है, आगे देखो, इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। बस हो गया, 3 नंबर फिक्स। मतलब इनका हिंदी साहित्य में परिचय कैसा है, कौन कौन से पुरस्कार मिले, ये सब इसमें लिखना है। मैंने सब बता दिया और साहित्यिक परिचय को मैं एक ही वीडियो में पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, आगे देखो रचनाएं मेन। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। ठीक है, आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। संपादन में नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं बच्चों कि जरूरी नहीं है कि पूरा रचना लिखो। आप निबंध लिख दो, इतिहास लिख दो, उपन्यास लिख दो, संपादन लिख दो। आप अनुदित रचनाओं और आलोचना साहित्य को हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 नंबर इसका मिल गया, मतलब 5 में 5 पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे अगर ऐसे करके आओगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेने का मैं मौका दे देता हूं आप सभी को, ले लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, अब इसका लो। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलते हैं कवियों के साहित्यिक परिचय पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कवि में। अब देखिए स्टूडेंट, कवियों में हमने लिया है बहुत ही फेमस कवि मैथिली शरण गुप्त जी को। ठीक है, बहुत फेमस कवि हैं, इनका समझ लेते हैं। बाकी सारे कवियों का मैंने उस वीडियो में बता रखा है। देखो जीवन परिचय देखो ध्यान से। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था, यूपी। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मां भारती का यह महान साधक पंचत्व में विलीन हो गया। बस स्क्रीनशॉट ले लो अभी तुरंत।
साहित्यिक परिचय देख लो बच्चों, कैसा परिचय है। गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा, इसीलिए इनको राष्ट्र कवि भी बोलते हैं। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। देखो इस पूरे को स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हो सकता है कि अलग अलग बुक्स में थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिया हो, तो आप किसी भी बुक का लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है। रचनाएं देख लो, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं निम्न है। दो प्रकार की रचनाएं हैं, मौलिक रचनाएं, अनुदित रचनाएं। मौलिक रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि। अनुदित रचनाओं में मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि। 2 नंबर इसका मिल गया, 3 उसका, 5 में 5, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कहानी देखते हैं भैया। कहानी 100% फिक्स टॉपिक ये भी है। देखो जो साहित्यिक परिचय है 100% फिक्स टॉपिक हिंदी का है। मैंने जो आपको बताया था कि वो वीडियो जाकर देख लो, पूरा साहित्यिक परिचय पढ़ लो। आपको कौन कौन से लेखक और कवि का याद है कमेंट कर देना। बहादुर कहानी का उद्देश्य आज हम पढ़ेंगे। देखो कहानी आप कौन कौन सी पढ़ लो, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, 3 कहानी पढ़ लो, 5 नंबर कोई माइकल लाल काट ही नहीं सकता। तो आज हम बहादुर कहानी का सारांश नहीं पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे। कहानी में 2 चीजें होती है, जैसे बहादुर कहानी का सारांश, पंचलाइट कहानी का सारांश। एक होता है उद्देश्य, बहादुर कहानी का उद्देश्य, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो देखो आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत जी अग्रणी हैं। बहादुर कहानी को अमरकांत जी ने लिखा है। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। मतलब सिर्फ बड़े आदमी ही श्रम का शोषण नहीं करते लोगों का, बल्कि जो निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के हैं वो भी करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में परी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। यही उठाकर लिख दो, बाकी नहीं है शायद। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हमारे खंड का में एक टॉपिक होता है खंड काव्य। बच्चों खंड काव्य जो है वो जिला वाइज होता है। जैसे आप किस जिले से हो, यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में होगा रश्मिरथी, त्यागपति, श्रवण कुमार और भी हैं कई, ठीक है, मुक्ति यज्ञ। तो ये आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है कमेंट कर देना। खंड खा पे चलें। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा क्लास है फाइनली यहीं पर फिनिश होगा। देखो हमने देखा 10 नंबर का बहुविकल्पीय, ध्यान से समझो, 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, टोटल 50 नंबर आज हमने कंप्लीट कर लिया। देखो खंड काव्य जो है जिला वाइज होता है, इसलिए मैंने खंड काव्य को इस वीडियो में नहीं लिया है। तो आज का ये मैराथन क्लास आपको कैसा लगा? देखो बहुत स्पेशल क्लास था। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।